हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूएसए एकेडमी में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। पाठ का नाम है बातचीत और इस पाठ को लिखने वाले हैं बाल कृष्ण भट्ट। देखिए, जैसा कि हमारा पाठ है, पाठ का नाम है पाठ का नाम है जी बातचीत। पाठ का नाम क्या है? बातचीत। पाठ का नाम है बातचीत। जो पाठ है उस पाठ का नाम क्या है? बातचीत। और इसके लेखक कौन है? रचयिता कौन है? रचयिता है बाल कृष्ण भट्ट। बात बाल, बात बाल, यानी कि बातचीत चैप्टर को लिखने वाले कौन है? बाल कृष्ण भट्ट। एक प्रश्न है आपसे कि जो बातचीत चैप्टर है, यह साहित्य की कौन सी विधा है? साहित्य की कौन सी विधा है? निबंध है। साहित्य की कौन सी विधा है? बातचीत निबंध है। निबंध क्या होता है जी? निबंध किसको कहते हैं? निबंध क्या होता है समझिए। निबंध एक यात्रा की तरह होता है। निबंध एक यात्रा की तरह होता है। जैसे यात्रा में क्या करते हैं हम लोग? पहले शुरुआत करते हैं, फिर किसी रास्ते पर चलते हैं, उसके बाद हम अपने मंजिल को पाते हैं। उसी प्रकार निबंध में क्या होता है? पहले भूमिका, उसके बाद मुख्य बात देते हैं और उसके बाद उसका निष्कर्ष बताते हैं। निबंध क्या होता है जानेंगे? निबंध क्या होता है? एक यात्रा की तरह होता है। निबंध क्या होता है? एक यात्रा की तरह होता है, अथवा दूसरा भी समझ सकते हैं। निबंध मतलब किसी एक टॉपिक को लेकर लिखा गया जो हो। ठीक है? निबंध क्या है? तो समझ गए, एक यात्रा की तरह होता है। बातचीत चैप्टर को लिखने वाले कौन है? बाल कृष्ण भट्ट। बातचीत चैप्टर को कौन लिखे हैं? बाल कृष्ण भट्ट। जो बातचीत चैप्टर है, जो पाठ है, इस पाठ के लेखक हैं बाल कृष्ण भट्ट। बातचीत चैप्टर को कौन लिखे हैं? बालकृष्ण भट्ट लिखे हैं। और जो बातचीत चैप्टर है वह क्या है? साहित्य की कौन सी विधा है जी? निबंध है। साहित्य की निबंध है। साहित्य की कौन सी विधा है? विधा मतलब प्रकार कौन सा है? निबंध है। ठीक है। अच्छा, एक चीज समझ, जैसे एक होता है पद्य, एक होता है गद्य। ये गद्य में आते हैं। निबंध किसके अंतर्गत आता है जी? गद्य के अंदर। अच्छा, एक चीज बता पाइएगा कि गद्य क्या होता है? होता है गद्य, एक होता है पद्य। गद्य क्या होता है और पद्य क्या होता है? देखिए, जो गद्य होता है ना, उसमें जो होता है छंद, छंद नहीं होता, यानी छंद से रहित होता है। और जो गद्य होता है वो तुक से अलग होता है, यानी तुकबंध नहीं होता। जैसे आप गाना सुने हैं कि शाम है धुआं धुआं, ये गाना सुने हैं ना? पूरा गाना आपको याद है? शाम है धुआं धुआं। एक गाना लिखते हैं, थोड़ा ये समझ आ जाएगा। जैसे थोड़ा सा समझिए, गद्य और पद्य को समझ लेते हैं। शाम है क्या जी? धुआं। और उसके बाद आगे लिखा है मारे जवानी हुआ छुआ। अब देखिए क्या होता है, समझिएगा। हम लोग समझ रहे हैं दो चीज, एक तो गद्य, दूसरा क्या होता है? पद्य। पद्य में क्या होता है? तुक होता है, मतलब जिसको लय से गाया जाता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं धुआं धुआं, धुआं छुआं, यानी आकर आकर, यानी ये दोनों क्या हो रहा है? यानी अक्षर मेच कर रहा है, इसको बोलते हैं तुक। और इसमें शब्दों का जो मात्रा होता है ना, यानी कि इसमें जो अक्षर की मात्रा होता है ना, वो भी समान देखने को मिलता है। यानी कि ये जो होता है छंद से युक्त होता है। पद्य क्या होता है जी? पहली बात तो क्या होता है? तुक से युक्त रहेगा। तुक मतलब क्या होगा? पंक्ति का जो अक्षर है वो मैच करेगा। तुक मतलब क्या होता है जी? पंक्ति का जो अक्षर है वो मैच करेगा। और दूसरा चीज क्या होता है? इसमें जो होता है मात्रा होता है, यानी कि छंद से युक्त होता है। छंद मतलब अक्षरों की संख्या समान होगी। मतलब जितना इसमें अक्षर होगा वही दूसरे लाइन में उतना ही अक्षर होता है। मतलब अक्षरों की संख्या क्या होता है? समान होता है। अब पता नहीं इसमें है, क्योंकि ये भोजपुरी गाना है, पता नहीं इसमें पालन हुआ है कि नहीं। फिर भी गिन लेते हैं, देखते हैं। पहली बार ही यहाँ प्रयोग कर रहे हैं, देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, यहाँ तक 5 हो गया। इधर देखते हैं, 1 2 3 4 5, ये ज्यादा हो जा रहा है ना? यहाँ पर तो नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो अक्षरों की संख्या है वो समान नहीं है। लेकिन अगर कोई कवि लिखते हैं ना, तो वहाँ एकदम अच्छी प्रकार से देखा जाता है कितना उसमें क्या है? मात्रा है। ठीक है। यानी कि जो पद्य होगा वो कैसा होगा जी? पद्य के लिए क्या होगा? पहला तुक से युक्त होगा। दूसरा क्या होगा बोलिए? छंद युक्त होगा। क्लियर है?
और वही गद्य देखते हैं, उसमें ना तो तुक होगा ना ही छंद होगा, ना तो उसमें तुक होगा ना ही छंद होगा, यानी तुक और छंद दोनों से रहित होता है गद्य। पद्य क्या होता है? तुक और छंद दोनों से क्या होता है? रहित होता है, मतलब उसके साथ होता है। कितना क्लियर है? यानी कि जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं बातचीत, इस बातचीत चैप्टर को लिखने वाले लेखक कौन है? बालकृष्ण। भूल जा रहे हैं आप तो, बालकृष्ण भट्ट हैं। बातचीत चैप्टर को लिखने वाले कौन हैं? बालकृष्ण भट्ट। अच्छा, बातचीत जो चैप्टर है हमारा, तो बातचीत चैप्टर है, बातचीत जो है वो क्या है? साहित्य की कौन सी विधा है? निबंध। निबंध समझ के क्या होता है? निबंध एक यात्रा की तरह होता है, जिसमें शुरुआत होता है, उसके बाद हमारा एक रास्ता आता है, उसके बाद हम मंजिल पहुंचते हैं, मतलब हमारी भूमिका होता है, फिर हमारा मुख्य बात होता है, उसके बाद हम उसका निष्कर्ष देते हैं, उपसंहार करते हैं। ये है कहने का मतलब, जो बातचीत है, इस पर हमारा कुछ शुरुआत करेंगे चीज़ें, और उसके बाद हम मतलब कि बातचीत के बारे में पहले भूमिका सब बताएँगे, बातचीत क्या होता है, नहीं होता है। उसके बाद जो मुख्य बात है वो है, उसके बाद बातचीत के बारे में कुछ चीज़ें लेखक बताएँगे जिसे हमें ध्यान रखना है। मतलब निष्कर्ष बताएँगे कुछ, ठीक है? वो बताते हैं, अंतिम में वो यही बताते हैं कि हमें अगर बातचीत करना है ना, तो हमें अपने अंदर से बात करना पड़ेगा, मतलब किसी और से नहीं। ये सारा चीज़ हम लोग समझेंगे। अब देखिए, इस चैप्टर के लेखक कौन हो गए? बातचीत चैप्टर के लेखक बालकृष्ण भट्ट हो गए, ठीक है? देखिए आइए, जो बालकृष्ण भट्ट हैं, बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म होता है, वो कब होता है जी? 23 जून। कब होता है जी? 23 जून में। 23 जून गर्मी में, 23 जून, और कब? 1800, कब होता है? 23 जून 1844, 23 जून 1844 को, 23 जून 1844 को कब होता है इनका जन्म जी? 23 जून, 23 जून 1844 को बालकृष्ण भट्ट लिखे हैं एक निबंध, और निबंध का नाम क्या है जी? बातचीत। निबंध का नाम क्या है? बातचीत। अब बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब होता है? 23 जून 1844। 23 जून 1844, यानी बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? 23 जून 1844 को। 23 जून 1844, 23 जून 1844, सिंपल, याद नहीं रहेगा क्या? 23 जून 1844 को, 23 जून 1844 को किनका जन्म होता है? बालकृष्ण भट्ट का जन्म होता है, और ये लिखे क्या है? बातचीत लिखे हैं, ठीक है? अब आगे आइए, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ 23 जून 1844 को। अब इनका निधन, निधन कब होता है? 30 जुलाई। जन्म जून में और मृत्यु जुलाई में। 20 जुलाई 1914, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में। 20 जुलाई 1914 में, 20 जुलाई 1914 में। अच्छा, जन्म कब हुआ था? 23 जून कितना? 1844 में। और मृत्यु, निधन कब हुआ? 20 जुलाई 1914 को। निधन मतलब क्या होता है? निधन देखिए, धन का मतलब हमारे पास संपत्ति था, धन था। नहीं, मतलब वह हमारी संपत्ति क्या हो गई? खत्म हो गई। हमारा धन क्या था? बालकृष्ण भट्ट जी। वो हमारे धन के समान ही तो था, वैभव ही तो था हमारा। वह वैभव, वो हमारा धन जो है वो क्या हो गया? खत्म हो गया। बस ये बता रहे हैं। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, जो बातचीत चैप्टर है, यह साहित्य की कौन सी विधा है? निबंध है। की बात, बातचीत को लिखे कौन है? बालकृष्ण भट्ट लिखे हैं। और बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म होता है, वह कब होता है जन्म? 23 जून 1844 को। और उनका जो निधन होता है, बेचारे का जो मृत्यु हो जाता है, कब हो जाता है जी? 30 जुलाई 1914 को। इनका निवास स्थान, मतलब निवास मतलब रहते कहाँ थे? निवास स्थान मतलब वो रहते कहाँ थे? तो निवास स्थान कहाँ है जी? इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज बोल देते हो, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ये कहाँ रहते थे जी? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में रहते थे। कहाँ रहते थे? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में रहते थे। पूरा ही बना देते हैं ताकि क्लियर हो जाए। कहाँ है? उत्तर प्रदेश। इनका जन्म कहाँ हुआ था, पहले तो ये बताएं? इलाहाबाद। अब देखिए, इसको मान लीजिए उत्तराखंड, उसके नीचे क्या है? उत्तर प्रदेश, उसके बाद क्या है? बिहार है, फिर झारखंड और पश्चिम बंगाल है। तो यानी कि हमारा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर मतलब यू, प्रदेश मतलब पी, यानी कि यूपी में हुआ था। यानी कि बाल कृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था, कब हुआ था? 23 जून 1844। मृत्यु कब हुआ? निधन कब हुआ? 20 जुलाई 1914 को। कहाँ पर हुआ है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश।
अच्छा, ये इसका निवास स्थान है। निवास स्थान क्या है? निवास स्थान क्या है? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश मतलब यूपी बोल सकते हैं, ठीक है? उत्तर प्रदेश इनका क्या हुआ? ये इनका निवास स्थान है। हम बार-बार पूछ रहे हैं कि मतलब कहाँ? तो ये समझिएगा निवास स्थान क्या है? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। अब इनके बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं और भी चीज़ें। पहले इतना क्लियर है? बातचीत जो चैप्टर है, जो बातचीत चैप्टर है, वह क्या है? साहित्य की कौन-सी विधा है? निबंध है। लिखे कौन है बातचीत को? सेम सेम ना, बातचीत बालकृष्ण भट्ट, सेम है। का जन्म कब होता है उनका? 23 जून 1844 को। और उनका निधन कब होता है? 20 जुलाई 1914 को उनका हो जाता है निधन। अब उसका निवास स्थान, उसका नहीं उनका। उनका निवास स्थान क्या था जी? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। क्लियर है? अब एक चीज़ और समझिए, इनके माताजी कौन? पार्वती देवी। माताजी कौन थी? पार्वती देवी। माताजी कौन थी? पार्वती देवी। माताजी कौन थी? पार्वती देवी। यानी बालकृष्ण भट्ट की माताजी कौन थी? पार्वती देवी इनकी माताजी थी। बालकृष्ण भट्ट के जो माताजी थी, वो कौन थी? पार्वती देवी। और इनके जो पिताजी हैं, बेनी प्रसाद भट्ट, एकदम मस्त है। बालकृष्ण भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट। बालकृष्ण भट्ट और पिताजी का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट। और माताजी पार्वती देवी। माताजी पार्वती देवी। माताजी का नाम पार्वती देवी और पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। बहुत अच्छे। और पिता एक व्यापारी थे। पिता क्या थे? एक व्यापारी थे। और माता एक सुसंस्कृत महिला, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि और लालसा जगाई। यानी कि उनकी जो माता थी वो कैसी थी? संस्कृत थी, संस्कारों से भरी हुई थी। और अपने बच्चे के मन में क्या जगाई? पढ़ने के प्रति, अध्ययन के प्रति क्या लालसा, मतलब जिज्ञासा। हाँ बेटे पढ़ो, ऐसा वैसा कुछ। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से 2 प्रश्न बन सकता है। एक तो ये बन सकता है कि उनके पिताजी क्या थे? व्यापारी थे। दूसरा, उनकी माताजी और उनके पिताजी कौन थे? ये प्रश्न बन सकता है। तो माताजी का नाम पार्वती देवी और पिताजी का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। यहाँ तक एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले बातचीत चैप्टर जो है वो क्या है? साहित्य की निबंध है। लिखे कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब होता है? 23 जून 1844। और उनका निधन कब होता है? 20 जुलाई 1914 को। इनका जन्म स्थान मतलब सॉरी निवास स्थान क्या है? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। माता कौन थी? श्रीमती पार्वती देवी। और पिताजी कौन थे? हाँ, श्री बेनी प्रसाद भट्ट थे। पिताजी क्या थे? व्यापारी थे। इतना बस ध्यान रखिएगा। अब शिक्षा के बारे में जानिए। शिक्षा क्या था इनका? तो ये शिक्षा, शिक्षा के बारे में क्या है? प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किए। प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किए और 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। एंट्रेंस मतलब कि प्रवेश परीक्षा बोल सकते हैं। जैसे आपको कोई बड़ा-बड़ा सा कोई कॉलेज चाहिए ना, तो उसके लिए एंट्रेंस का एग्ज़ाम देना पड़ता है, तब आपको मिलता है। तो ध्यान रखिए, प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किए और 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। 1867 में 1867 में 1867 में ध्यान रखिए, इनका जन्म हुआ था 1844 में और 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। अब थोड़ा-सा आगे सुनिए, आगे क्या होता है देखिए। आगे इनकी वृत्ति, वृत्ति मतलब क्या होता है? वृत्ति मतलब वो क्या काम, उनका पेशा क्या था? मतलब वो काम क्या करते थे? वो उनका काम क्या था? इनका जो वृत्ति है, वृत्ति क्या है? तो 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन किए, मतलब टीचिंग किए, पढ़ाए। कहाँ पर? प्रयाग के मिशन। अब वहीं में देखिए, पहले तो एंट्रेंस की परीक्षा दी और फिर जाके उसी वहीं पर क्या करने लगे? पढ़ाने भी लगे। 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में वो क्या किए? अध्यापन किए, यानी टीचिंग किए। उसके बाद देखिए 1885 में प्रयाग के सीएवी स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किया, मतलब संस्कृत को वो पढ़ाए। और देखिए 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक रहे, वो नियुक्त रहे। और किंतु उग्र स्वभाव के कारण, थोड़ा सा नहीं होता, थोड़ा सा सुने और थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, प्रतिक्रिया दे देते हैं किसी भी चीज को, वही उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी और उसके बाद से लेखन कार्य पर ही निर्भर
रहे, मतलब उसके बाद ये क्या करने लगे, लेखक ही बन गए, लिखने ही लगे। तो ये सब इनके बारे में था। अब देखिए इसके बारे में हमें नहीं लगता कि इतना ज़्यादा पूछेगा, लेकिन इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा, इनका जन्म कब हुआ, निधन कब हुआ, निवास स्थान क्या है, माता-पिता कौन है? बस इतना काफ़ी है, इनके लिए ध्यान रखिएगा। आइए आगे देखते हैं। इनकी विशेष परिस्थिति को जानते हैं। विशेष परिस्थिति क्या थी? पिता के निधन उपरांत, निधन है और उपरांत है ना? गुण संधि हो गया। निधन उपरांत, उपरांत मतलब बाद, निधन के बाद यानी पिताजी इनके जब मर जाते हैं उसके बाद पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना करना पड़ेगा। मतलब जो व्यापारी का काम करते थे उनके पिताजी थे, इनकी माँ मम्मी जी बोली होंगी ना कि तुम भी यही काम कर लो। इसी में क्या हुआ? कलह हुआ, आपस में झंझट वगैरह हुआ, ऐसा होता है। व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना, पैतृक मतलब जो पिता का है, पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से, आर्थिक संकट, आर्थिक मतलब जो रुपया पैसा की समस्या है वो, संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति क्या रहे, समर्पित रहे। मतलब साहित्य मतलब लेखन का काम करते रहे। साहित्य किसको कहते हैं? साहित्य मतलब समाज का दर्पण, मतलब समाज को दिखाने के लिए जो पुस्तकें लिखी जाती है। हाँ, तो ये क्या करने लगे, साहित्य के प्रति समर्पित रहे, मतलब लेखन कार्य करने लगे ये। अब रचनात्मक सक्रियता देखिए, उन्होंने क्या किया? तो देखिए, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से, ध्यान रखिएगा ये किस युग के कवि हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ये किस युग के कवि हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र के, देखिए भारतेंदु युग के कवि हैं। वास्तव में होता क्या है, जो आधुनिक युग के कवि हैं ना, उसको अलग-अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देखिए थोड़ा-सा यहाँ जानते फिर वहीं जाएँगे। आधुनिक काल, आधुनिक काल का प्रारंभ कब होता है? 1850 ईस्वी से अब तक। 1850 ईस्वी से, 1850 ईस्वी से अब तक मतलब अभी तक। 1850 ईस्वी से अभी तक जो भी लिखा जाएगा ना, उन सभी को हम आधुनिक युग में रखेंगे। किसमें रखेंगे? आधुनिक युग में। आधुनिक युग में किसको रखेंगे? 1850 ईस्वी से लेकर अभी तक कोई भी चीज़, कोई भी रचना होगा उसको किसमें रखेंगे? आधुनिक युग में रखेंगे। अब जो ये आधुनिक युग है ना, इसको भी कई-कई पार्टों में बाँटा गया है। इसमें सबसे पहला क्या है? भारतेंदु युग। भारतेंदु युग का पहचान क्या करिएगा? इसमें ज़्यादातर गद्य की रचना हुई है। भारतेंदु युग में गद्य की रचना हुई है, ठीक है? तो हम लोगों को इसी से मतलब था भारतेंदु युग से, इसमें गद्य की रचना किए हैं। अब गद्य में अलग-अलग पार्ट्स होते हैं जैसे कि नाटक होते हैं, उपन्यास होते हैं, निबंध होते हैं और निबंधकार ये हैं। निबंध तो लिखे हैं ना? तो देखिए आगे। आइए आगे। रचनात्मक सक्रियता, रचनात्मक सक्रियता मतलब रचना में कितना ये सक्रिय रहे, कितना ये एक्टिव रहे। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से, प्रेरणा समझ रहे हैं ना? कोई हमें मोटिवेट कर रहा है इस काम के लिए कि आप ये करो, वो करो इस तरह से। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धिनी सभा, हिंदी वर्धिनी सभा, हिंदी वर्धिनी सभा प्रयाग की ओर से 1844 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र, ये ध्यान रखिएगा, हिंदी प्रदीप नामक जो मैगजीन निकाले यानी कि जो पत्र, पत्र एक तो होता है साप्ताहिक, जैसे आप यूपीएससी सब का तैयारी करते हैं ना, आपको पता चलता सप्ताह में पत्र आते हैं और मानसिक भी आते हैं यानी कि महीने में भी आते हैं। पूरे महीना का क्या करंट अफेयर्स है वो सारा देते हैं। ये मासिक पत्र कौन सा है? हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप मासिक पत्र जारी किए। हिंदी प्रदीप मासिक पत्र कौन लिखते थे जी? कौन लिखते थे? बालकृष्ण भट्ट लिखे हैं, ध्यान रखिएगा। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में, 1877 में जन्म का हुआ था, 1844 कितना, कितना जून, 23 जून 1844 को, और मृत्यु कब हो जाती है? 20 20 जुलाई 1914। ये सब भूलिएगा नहीं, ये सब तो एकदम नॉर्मल सी जानकारी है, ये ध्यान रखिएगा। हिंदी प्रदीप लिखे, क्या लिखे इन्होंने? हिंदी प्रदीप। ये क्या था बोलिए? मासिक पत्र था। इसे 33वें वर्षों तक चलाते रहे, मतलब 33 वर्ष तक ये क्या किए? मासिक पत्रिका को जारी करते रहे, ठीक है? 33 वर्षों तक। इसमें नियमित रूप से सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। मतलब समाज से रिलेटेड, साहित्य से रिलेटेड, नैतिक, राजनीतिक इन सभी से रिलेटेड वो लिखते रहे। 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की।
वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की, मतलब वेद से रिलेटेड उन्होंने बातें लिखी, व्याख्या किया, ऐसा समझ सकते हैं। 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर, ये प्रश्न पूछा जाएगा। संयोगिता स्वयंवर कौन लिखे हैं? नो नो नो, लाला श्रीनिवास दास। कौन लिखे हैं जी? लाला श्रीनिवास, लाला श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास क्या लिखे हैं? संयोगिता स्वयंवर। लाला श्रीनिवास, लाला श्रीनिवास, लाला श्रीनिवास दास जी क्या लिखे हैं? संयोगिता स्वयंवर। संयोगिता स्वयंवर कौन लिखे हैं? लाला श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास लिखे हैं संयोगिता स्वयंवर। संयोगिता स्वयंवर कौन लिखे थे? हाँ, लाला श्रीनिवास दास लिखे। लाला श्रीनिवास दास लिखे हैं संयोगिता स्वयंवर। इसे यहाँ क्यों रख दिए? तो यहाँ रखने की जगह क्या करें तो देख कि कठोर आलोचना से यहाँ, मतलब जो संयोगिता स्वयंवर है लिखे हैं कौन? लाला श्रीनिवास दास। इनकी आलोचना कौन की है? आलोचना कौन की इनकी? इनकी आलोचना कौन की है? सारा भूल गए ना? इनकी आलोचना कौन की है? बालकृष्ण। इनकी आलोचना किए बालकृष्ण भट्ट जी। किनकी आलोचना किए? संयोगिता स्वयंवर की, संयोगिता स्वयंवर की। लिखे कौन है? श्रीनिवास दास। पूरा नाम है लाला श्रीनिवास दास। आगे देखिए इसके बारे में। आगे है जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित, मतलब काशी उसको बुलाया गया, किंतु अच्छा व्यवहार ना होने पर अलग हो गए, उनसे विरह हो जाता है। ठीक है, इनसे जी श्याम सुंदर दास थे। थोड़ा सा और जानते हैं इनकी रचनाएं। इनकी कौन कौन सी रचनाएं? बालकृष्ण भट्ट की रचनाएं कौन कौन सी? बालकृष्ण भट्ट की माता जी, तो इनको रिसर्च, मतलब इनका सर्च ही नहीं हो रहा था। तो देखिए बालकृष्ण भट्ट की जो माता जी थी वो थी पार्वती देवी, और उनके पिताजी कौन थे? बेनी प्रसाद भट्ट थे। ठीक है, अब देखिए इनकी रचनाएं देख लेते हैं। उपन्यास में क्या क्या लिखे हैं? पहले आप लोग समझते हैं उपन्यास क्या होता है? उपन्यास क्या होता है? दो चीजें होती, थोड़ा समझ लीजिए। आइए थोड़ा समझ, उपन्यास क्या? एक होता है उपन्यास, और उपन्यास, कहानी, दोनों को समझ। आप इसको हम थोड़ा सा उपमा में समझाते ताकि समझ आ जाए। देखिए कहानी का मतलब आप समझिए, और उपन्यास मतलब समझिए, आप दोनों में समझिए। फोटोज होता है वो किसी एक दृश्य को दिखाता है, कोई एक दृश्य को दिखाता है, लेकिन जब फिल्म देखते हैं तो इसमें सारा कुछ होता है, मार धार प्रेम वगैरह सारा कुछ होता है। यानी आप ये समझाइए जो कहानी होगा वो छोटी होगी या उपन्यास छोटी होगी? कहानी छोटी हो, हाँ एक फोटो में, और जो उपन्यास वो फिल्म की तरह है, यानी कि वो बड़ी बड़ी होगी। ऐसे और भी एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं कि आप कहानी को समझिए, ऐसे समझ लेते हैं, छोड़ो इसी से काम चल जाएगा, ज्यादा नहीं। ठीक है, बस इतना से ही समझ लीजिए, जो कहानी होती है वो छोटी छोटी होती है, और जो उपन्यास होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत बड़े बड़े फिल्म की तरह होते हैं। आइए इनके उपन्यास को देखते हैं, कौन कौन से उपन्यास। रहस्य कथा पहला क्या है? रहस्य कथा। इनका उपन्यास पहला है रहस्य कथा, दूसरा है नूतन ब्रह्मचारी। नूतन ब्रह्मचारी, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी। और अगला है 100 अजान एक सुजान। कई बार प्रश्न ये पूछा है, 100 अजान एक सुजान, ये क्या है? इनका उपन्यास है। बाल कृष्ण भट्ट का क्या है? उपन्यास है। 100 अजान एक सुजान। उसके बाद है गुप्त वैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, सद्भाव का अभाव। एक बार रिपीट करिएगा क्या क्या है। पहला है रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त वैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। ये सारे क्या हैं? इन उपन्यास हैं। अब आगे आइए, अगला है इनका नाटक। नाटक का मतलब क्या होता है? नाटक मतलब किसी के अवस्था का अनुकरण करना, अवस्था अनुकृत्यम नाटकम, यानी किसी के अवस्था का अनुकरण करते हैं। जैसे कि कोई भगवान राम थे,
भगवान राम किस तरह के दिखते थे, उनकी अवस्थाओं का हम क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं और फिर उसे हम दिखाते हैं किसी मंच पर, कि वो कैसे थे, किस तरह रहते थे, उनके वेशभूषा, बोली का, उन सभी का क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं। ये नाटक होते हैं। अब नाटक में पद्मावती, किरात और अर्जुनियम बहुत मस्त ये है, आप समझिएगा। फिर बेनी संगार, इसमें तो और भी मस्त है, मतलब पूरा जंघा को फाड़ देते हैं, ये वाली स्टोरी है। फिर शिशुपाल वध का वध कौन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी कर देते हैं, बहुत गजब है। और नल और दमयंती की कथा, दमयंती स्वयंवर, गजब है ये। शिक्षा दान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाद वध, कट्टर सूम की एक नकल, बृहन्नला, के बाद इंग्लैंड स्टोरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, दो दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद्य, रेल का विकट खेल, बाल विवाह आदि। आगे देखिए, प्रहसन। प्रहसन मतलब क्या होता है, एक तरह का व्यंग, जिसको सुनकर हंसी तो आएगी लेकिन आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि ये क्या है, मतलब कौन सी बहुत बड़ी बात बोल दें। हंसी तो आएगा, मजा तो आएगा, लेकिन साथ ही साथ आपको समाज के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया जाएगा। ये प्रहसन है। वास्तव में ना, ये जो नाट्य होता है ना, नाट्य का ही 10 वेद में प्रहसन आते हैं, टीम आते हैं, नाटक प्रकरण, डीम, इहा मृग, इस तरह से अंक विधि से आते हैं प्रहसन। देखिए प्रहसन, प्रहसन क्या लिखे हैं, जैसा काम वैसा परिणाम, जैसा काम वैसा परिणाम, ये क्या है, प्रहसन है। नई रोशनी का विषय, आचार विडंबना आदि, ये सब इनके प्रहसन है। यहां से प्रश्न पूछा गया कई बार, ये भी ध्यान रखिएगा। निबंध से प्रश्न देखिए क्या है, 1000 के आसपास निबंध, कितने निबंध, 1000 के आसपास निबंध, 1000 के आसपास निबंध, जिनमें 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण, 100 से अधिक बहुत महत्वपूर्ण, और कितने निबंध हैं इनके टोटल, 1000, और जिसमें से 100 से अधिक महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न बना है कि 1000, अथवा ऐसा प्रश्न बना था शायद कि बालकृष्ण भट्ट के निबंध कितने, तो इस तरह के 1000, ध्यान रखिएगा। 1000 के आसपास निबंध, जिनमें से 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण, भट्ट निबंध माला नाम से 2 खंडों में संग्रह प्रकाशित है। यानी भट्ट निबंध माला नाम से इतने सारे निबंध क्या है, उसमें एकत्रित किए गए हैं, बस इतना समझ। अब नोट इसके बारे में विशेष जानिएगा, बाल कृष्ण भट्ट जो है ये गद्यकार हैं, और गद्य क्या होता है आपको समझा दिए हैं। गद्य क्या होता है जी, गद्य क्या होता है, जैसे आपको ये गाना में समझाए थे ना, आप इस गाना को लीजिए, गाना में क्या बोल रहे हैं, शाम है धुआं धुआं, मारे जवानी छुआ छुआ। इसमें आप एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ छुआ, यहाँ धुआं, यहाँ छुआ, ये क्या हो रहा है, सब यहाँ पर क्या हो रहा है, अक्षरों का क्या हो रहा है, अक्षरों का समन्वय हो रहा है, यानी कि मैच कर रहा है, यानी कि एक साथ दिख रहा है। यहाँ पर क्या हुआ है, तुक हुआ है, और इसमें छंद भी है, तो ये पद्य है। और इसके विपरीत, यानी कि जो गद्य होता है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मतलब छंद नहीं होगा, तुक नहीं होगा, उसको गद्य बोलते हैं। तो गद्यकार थे कौन, बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट गद्यकार थे, और यहाँ प्रस्तुत बातचीत शीर्षक ये क्या है, निबंध है। निबंध क्या होता है, अच्छी प्रकार से आप समझ चुके हैं कि निबंध क्या होता है। आगे ये थोड़ा सा जानकारी और ले लीजिए, समाप्त हो जाएगा। भारतेंदु युग के प्रमुख लेखक कौन कौन से, ये थोड़ा सा जान लीजिए। वैसे आपके एग्जाम में उतना नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी जान लीजिए। भारतेंदु युग में सबसे पहले तो वही आएंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाल कृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्रा, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन हो गए, राधा चरण गोस्वामी हो गए, राय कृष्णदास, अंबिका दत्त व्यास, ठाकुर जगमोहन सिंह, ये सब हैं। और इनके बारे में तो बता ही चुके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करें।